नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच गाजियाबाद का छात्र लौटा वतन, बयां किए युद्ध के भयावह हालात, सरकार से भारतीयों को यूक्रेन से निकालने की अपील। यूक्रेन से 200 भारतीयों को लेकर लौटा वायुसेना का C-17 विमान, वतन लौटे हरियाणा के छात्रों ने बयां किया दर्द। दिल्ली में फर्जी RT-PCR रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 शातिर जालसाजों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के आसार, तेज हवा के साथ बारिश की संभावना, तापमान में आएगी गिरावट। और गाजियाबाद में एक बैंक के लॉकर से 70 लाख के जेवर गायब, बैंक कर्मियों पर केस दर्ज। अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और ऐसे में जैसे जैसे युद्ध के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, यूक्रेन की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसी बीच गाजियाबाद लौटे एक छात्र ने यूक्रेन युद्ध के दौरान वहां किस तरह के हालात है इसी को बयां किया। आपको सुनाते हैं युद्ध की त्रासदी यूक्रेन में किस तरह से मौत का तांडव दिखा रही है। यूक्रेन में रूसी सेना की बर्बर कार्रवाई से मानवता पर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। इसमें वे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। भारत सरकार लगातार अपने छात्रों की निकासी के लिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के लोनी परिवार का बेटा शिवम ठाकुर यूक्रेन से स्वदेश वापस लौट आया है। वहाँ कैसे थे हालात, क्या था हाल, चलिए दिखाते हैं आपको। यूक्रेन में पिछले 14 दिनों से फंसा हुआ था। वहाँ का माहौल दिन पर दिन खराब होता जा रहा था। वहाँ पे ऐसा मंजर था कि हमारे सामने वाली बिल्डिंग जो थी वो भी हमारे सामने ही तबाह हुई थी। और गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी है। एम्बेसी वालों ने हमसे लगातार हमारे कांटेक्ट में रहे, हम तक खाना भी मुहैया कराया उन्होंने। तो जब गवर्नमेंट से आपने किस तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश की जब आपको लगा कि वहाँ पे युद्ध की जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, फिर गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिस्पांस किया और किस तरीके से आपको इंडिया लेकर आए? गवर्नमेंट ने हमें अच्छा रिस्पांस करा। उन्होंने एम्बेसी वालों के नंबर हमारे तक पहुँचाए। अगर वो नंबर लोकल नंबर नहीं मिलेगा तो उन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी हमें पहुँचाए गए। व्हाट्सअप कॉल पे हमारी बात हुई उनसे। फिर उन्होंने वहाँ से बस के थ्रू हमें निकाला एम्बेसी वालों ने और फिर वो हमें हंगरी लाए। हंगरी ला के बुडापेस्ट एयरपोर्ट पे निकाला। यहाँ पे किस टाइम लैंड हुए आप इंडिया में और किस तरह की जो फॉर्मेलिटीज पूरी हुई? सुबह 8 बजे लैंड हो गए थे। फिर यहाँ पे एक मंत्री जी के जितेंद्र सिंह की उन्होंने हमारा स्वागत करा। बता दें कि ऑपरेशन गंगा के जरिए अब तक एयर इंडिया की फ्लाइट से करीबन 1500 भारतीय नागरिकों और छात्रों को वापस लाया जा चुका है। हालांकि अभी भी 10,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन से भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर छात्र काफी मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं। कई छात्र यूक्रेन की सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। आपको बता दें कि रूसी सेना ने कीव को लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसे में भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में भारतीय वायुसेना द्वारा करीब 200 लोगों को लेकर एक विमान भारत पहुंचा है और इस विमान में सवार लोगों ने युद्ध के हालात बयां किए और इनसे बातचीत की। हमारे सहयोगी कमल कंसल ने। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्धवार छिड़ा हुआ है। इसी बीच बहुत सारे भारतीय जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं। बहुत सारी वीडियो भी सामने आई है, लेकिन हरियाणा के अलग अलग ज़िले से रहने वाले लोग जो है वो वापस आए हैं और जो वायुसेना का विमान है उसके थ्रू ये वापस आए हैं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा चल रहा है, उसके तहत जो है ये भारत पहुँचे हैं। पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अरबाज खान है। मैं नूहू मेवात से बिलोंग करता हूँ। कौन से ईयर के स्टूडेंट थे आप? मैं 4th ईयर का स्टूडेंट था उस्गुरोद नेशनल यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर पहले ये सवाल यूनिवर्सिटी की बात करें, जिस तरीके से युद्धवार छिड़ा हुआ था, तो स्टार्टिंग में क्या सरकार, क्या उनकी तरफ से क्या आपको गाइडलाइन थी?
देखिए, जब वॉर छिड़ा हुआ था पिछले 1 महीने से जो रशियन ट्रूप्स थे वो बॉर्डर पर दिन पर दिन बढ़े जा रहे थे। तो इससे क्या बनता था, जो इंडियन एम्बेसी है वो उनका इवैक्यूएशन प्लान एटलीस्ट बन लेना था। लेकिन ये ना तो प्लान हुआ ना कुछ हुआ। इवन यही दिलासा देते रहे कि सब ठीक है, सब ठीक है। बच्चे जो चाह रहे थे उनको भी नहीं निकलने दिया। फिर अचानक से 24 फ़रवरी की मॉर्निंग को हमला हो जाता है। फिर वो तो एक तरह से देरी हो गई। एट अ टाइम कोई चीज़ इतना परफेक्टली हम नहीं कर पाते, जिसके चलते आज खार्किव में 200 से 300 लोग फंसे हुए हैं और वहाँ पर लगातार ओपन फायरिंग, बॉम्बार्डमेंट चल रहा है और उनका निकलना वहाँ से इतना मुश्किल है, इंडियंस को ट्रेन्स में अलाउड भी नहीं कर रहे हैं। वो तो वीडियो सामने आई है, लेकिन अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं MBBS करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ फंसे हुए हैं अगर बात करें? देखो, अगर बच्चे की फंसने की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तबाही जहाँ मची है वो खार्किव है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो फंसे हुए हैं वो भी खार्किव ही है। इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस शहर में सबसे ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं उसी शहर में सबसे ज़्यादा बच्चे भी फंसे हुए हैं। अच्छा, अगर आपसे बात करें, आपका क्या नाम है? मेरा समीर मलिक नाम है। समीर जी, अगर बात करें आपसे, आप MBBS करने वहाँ पर गए हैं, क्या हमारे इंडिया की अगर बात करें MBBS की, तो क्या यहाँ पर सीटें नहीं हैं? क्या हमारे देश में क्या वो है दिक्कतें? तो जी दोनों चीज़ें हैं, सीटें भी नहीं हैं और दूसरी महंगाई मतलब करोड़ों में होती है। मतलब प्राइवेट कॉलेज हैं, कोई बच्चा बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। जो बाहर जा रहे हैं वो यही सोच के जा रहे हैं कि भाई यहाँ से तो ठीक है, बाहर ही करके आ जाऊँगा मैं। उनसे आधे पैसों में 40-45 लाख में 6 साल का कवर हो जाता है सारा, वो वापस से बंदा करके आ जाता है और अच्छे से अपना टेस्ट वगैरह क्लियर करके यहाँ पे सरकारी जॉब वगैरह कुछ भी कर लेता है आराम से। तो ये चीज़ें सारी देख के बच्चा, उसके पेरेंट्स उस हिसाब से ही बाहर जाते हैं। ऐसे किसी को शौक भी नहीं है अपना घर परिवार देश छोड़ के बाहर जाए। आपके मित्र रहते होंगे, किस तरीके के हालात वहाँ पर हुए? दोस्तों ने साथ दिया आप लोगों का? देखो जी, मैं ये बताऊँगा, हम थे बिल्कुल वेस्ट साइड में 1 से 2 किलोमीटर दूर स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड 3 कंट्री लगती हैं। हम बंदों को निकलने में 5 दिन लगे हैं। जो बिल्कुल ये लगा लो 1 किलोमीटर दूर से दूसरे देश से, जो बंदे 1000 किलोमीटर अंदर हैं, जो बंकरों में बैठे हुए हैं, वो कैसे निकल पाएंगे? मैं ये आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताओ। और मतलब इन्होंने मिशन चला रखा है, गंगा मिशन, चलो ठीक है, अच्छा चल रहा है फिलहाल, पर इसको ज़रूरत है भाई, इसको डबल करे, हर चीज़ को, प्रोसेस को डबल करे। जितने जहाज जा रहे हैं रोज़, उनको भी डबल करें, उस हिसाब से ये बच्चे निकल पाएंगे। क्योंकि कल भी रशिया ने 3 घंटे का अल्टीमेट दिया था, भाई 3 घंटे दे रहे हैं आपको इंडियंस को, निकल सकता है निकलो, उसके बाद हम सरेआम फायरिंग करेंगे, मतलब आर्टरी वगैरह, बम वगैरह अच्छे से डालेंगे। तो फिर अगर बात करें जिस तरीके से वहाँ पर सेना परेशान कर रही है, कौन लोग परेशान कर रहे हैं? देखो, परेशान तो यूक्रेनियन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है भी ये निकल रहे हैं, हम निकल नहीं रहे, तो उनको इंडियंस को रोक रहे हैं। पहले अपने वहाँ के जो ऑफिशियल हैं, बॉर्डर पे जो बैठे हैं, वो भी इनको अपने बंदों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमें निकल नहीं दे रहे। मतलब हमें एक बस क्रॉस होनी थी 400 मीटर के अंदर, 400 मीटर का एक बॉर्डर है, उस बॉर्डर को 15 मिनट लगती है। पोलैंड या कौन सा? हंगरी। हर बॉर्डर की यही सिचुएशन है। उस बॉर्डर को क्रॉस करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है मैक्सिमम, हमें लगा 18 घंटे। क्यों? क्योंकि गाड़ी अब बराबर से निकल रही है, बसों को रोक रखा है। तो बस ये चीज़ दिक्कत है भाई, एम्बेसी का कोई ऑफिशियल वहाँ पे जाए, वहाँ पे चीज़ों को ध्यान से देखे, वहाँ पे कोई है ही नहीं देखने वाला। एम्बेसी की तरफ से मतलब कोई नहीं है वहाँ पर? देखो, हमारी हेल्प की है हमारे ऑफिस वालों ने, और एम्बेसी का मतलब हमें तो लगता नहीं कोई बंदा था जो हमारे ऑफिस के थे, जो हमारे इंडियंस वहाँ पे टाई अप है यूनिवर्सिटी के साथ, डॉक्टर अमरीक हैं, उन्होंने हेल्प की अपने हिसाब से। पर वहाँ पे बॉर्डर पे जो होना चाहिए कोई एम्बेसी का ऑफिशियल, कोई ऑफिसर जो उनको बोले, जो वहाँ पे आर्म फोर्स है, उनको बोले कि इनको भी जाने दो बराबर में, तो वो नहीं था। लेकिन अगर बात करें, सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइन जारी की गई थी, गाइडलाइन पे लगातार गाइडलाइन दी जा रही थी, तो आपको किस तरीके से संपर्क किया अगर बात करें तो? अब एक बात बताओ, ये गाइडलाइन है, अटैक 24 तारीख को होता है, उससे पहले थोड़ी सी एक दिन पहले करते हैं कि इंडियन स्टूडेंटों को छोड़ देना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट्सों को। ये गाइडलाइन थोड़ी इतनी पहले जब तो आ ही गया था कि अब तो मरने ही वाले हैं। साउथ दिल्ली की साइबर थाने की पुलिस ने फर्जी RT-PCR रिपोर्ट तैयार करने के मामले में 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। आपको दिखाते हैं कि पुलिस को इन लोगों की जानकारी कैसे मिली और ये किसके लिए फर्जी RT-PCR रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। साउथ दिल्ली के साइबर थाने की पुलिस ने कोविड-19 RT-PCR की फर्जी रिपोर्ट बनाने के मामले में 2 शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक कंप्यूटर और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आमिर अंसारी और मोहम्मद अनस के रूप में की गई है। साउथ दिल्ली डीसीपी बेनीता मैरी जैकर ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने साइबर सेल थाने में फर्जी रिपोर्ट की एफआईआर दर्ज कराई थी। अपराध की गंभीरता को भांपते हुए एसीपी सागर शहर इंस्पेक्टर अरुण वर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच करते हुए मास्टरमाइंड आमिर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने खुलासा किया कि वो नकली आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट का मसौदा तैयार करता था और ग्राहकों के पक्ष में सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में उन्हें प्रदान करता था। इसके एवज में वो 1000 रुपए रिपोर्ट का लेता था। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में दिल्ली में बारिश होने की संभावना है। बारिश होने के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट की भी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज मौसम के करवट लेने के आसार हैं। दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके अगले दिन मौसम साफ रहेगा। वो 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा रिकॉर्ड की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 27.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 कम 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 35 से 95% रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके अगले दिन तेज रफ्तार से हवा चलेगी। रोजाना की तरह आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि आज जिन राज्यों में बारिश हो सकती है उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम, असम और केरल में बारिश हो सकती है। स्काईमेट की माने तो आज से 5 मार्च के बीच केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हवा चलने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। गाजियाबाद के एक सरकारी बैंक में रखी करीब 70 लाख की ज्वेलरी पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी ज्वेलरी गायब होने की भनक तक भी इस बैंक के किसी कर्मचारी को नहीं लगी। हालांकि बाद में बैंक लॉकर के मालिक ने इस संदर्भ में गाजियाबाद पुलिस में अपनी शिकायत दे दी है और गाजियाबाद पुलिस इस संदर्भ में अब जांच कर रही है। अगर आप भी अपनी कीमती गहनों की सुरक्षा के लिए उन्हें बैंक लॉकर में रखते हैं तो जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि गाजियाबाद की ये खबर आपके होश उड़ा सकती है। यह नेहरू नगर स्थित सरकारी बैंक से एक महिला के लॉकर से करीब 70 लाख रुपए के जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी, यहाँ तक कि बैंक कर्मचारी भी इससे अनजान बने रहे। दरअसल अशोकनगर निवासी प्रियंका गुप्ता का खाता पिछले 20 सालों से इस सरकारी बैंक की शाखा में खुला हुआ था। प्रियंका गुप्ता ने इसी बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखी थी, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। जी, मैं अक्टूबर 2021 में अपना लॉकर ऑपरेट करने गई तो मेरी चाबी नहीं घूमी। मैंने बैंक के एम्प्लॉयज़ जो थे उनको बोला कि मेरी चाबी नहीं घूम रही है, तो उन्होंने कहा कि हम बैंक लॉकर खोलने वाले को बुलाएंगे, तब आपको इंटीमेट कर देंगे, तब आप आ जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लिया। काफ़ी दिनों तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं दिसंबर 2021 में फिर अपना बैंक लॉकर ऑपरेट करने गई तो सेम यही हुआ कि मेरी चाबी नहीं घूम रही है। मैंने उनसे कहा कि ये सेम प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारा नंबर ले जाइए और हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, और अगर बैंक लॉकर ऑपरेट करने वाला पहले आता है तो हम आपको इंटीमेट कर देंगे। उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। जो फ़ोन नंबर उन्होंने दिया था मैंने बहुत बार उस पर फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। फिर इसके बाद मैं 25 फरवरी 2022 को फिर गई हूँ। वहाँ पे फिर मैंने बैंक मैनेजर से बात करी कि मैंने कहा बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है और मेरा लॉकर खुलवाइए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सोमवार 28 फरवरी को आ जाइएगा सुबह 10:30 बजे, मैं लॉकर खोलने वाले को बुला लूँगा। लॉकर खोलने वाला आया, उसने मेरी चाबी से काफ़ी बार कोशिश करी तो वो लॉकर नहीं खुला। उसने कहा मेरे को परमिशन दिला दो, मैं लॉकर तोड़ दूँगा अगर आप चाहो तो। मैंने कहा कि ठीक है, लॉकर तोड़ दीजिए। और जब लॉकर तोड़ा गया तो एकदम शॉक लगा मेरे को। उसमें मेरा सामान नहीं था। सिर्फ कितना कैश था और कितना ज्वेलरी थी? कैश नहीं था, उसमें सिर्फ ज्वेलरी थी मेरी। उसमें कितने कैश की थी? ये लगभग 1 करोड़ की थी। इसमें मतलब ये है कि 10% ज्वेलरी वहाँ पे बची हुई थी, 90% गायब थी। 10% भी उसने किस तरीके से छोड़ा था कि एक पीले कपड़े में मेरी ज्वेलरी बांध के रखी हुई थी,
जिसके अंदर एक छोटी सी स्लिप थी। उस स्लिप पे वो सामान लिखा हुआ था जो लॉकर के अंदर उसने छोड़ा था, और वो पीला कपड़ा एक काले रंग के धागे से बंधा हुआ था। प्रियंका ने बताया है कि नवंबर 2019 में उसने आखिरी बार लॉकर को खोला था। कोरोना की वजह से वो लंबे समय तक बैंक नहीं जा पाई और फरवरी 2021 में बैंक गई तो चाबी लगाने में दिक्कत आने से लॉकर नहीं खुल पाया। प्रियंका ने इस बारे में करीब 3 बार बैंक प्रबंधक से शिकायत भी दर्ज कराई। उधर प्रियंका से मिली सूचना पर पुलिस बैंक में पहुंची और मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस वारदात को किन लोगों ने अंजाम दिया और कैसे एक सरकारी बैंक के अंदर इतनी बड़ी चोरी की गई, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। थाना सिहानी गेट में श्रीमती प्रियंका ने यह तहरीर दी कि पंजाब नेशनल बैंक नेहरू नगर स्थित शाखा में उनका 20 वर्षों से एक लॉकर है। अंतिम बार इन्होंने इस लॉकर का प्रयोग नवंबर 2019 में किया था। कुछ समय पूर्व जब वो लॉकर अपना चेक करने के लिए गए तो उनकी चाबी नहीं लग रही थी। 2-3 प्रयासों के पश्चात बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में जब लॉकर को तोड़ा गया तो उन्होंने पाया कि उसमें रखा हुआ उनका लगभग 65 से 70 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब है। उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की गई है। जाहिर है कि लोग अपने कीमती सामान के लिए अपने घर से भी ज्यादा बैंक लॉकर को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन अगर सरकारी बैंक के लॉकर में इतनी आसानी से चोरी होने लगेगी तो लोगों का भरोसा बैंकों से उठना लाजमी है। बहरहाल पुलिस ने 2019 से इस शाखा में तैनात कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।